गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी, रिवोल्ट ऑफ 1857। सोचो, एक तरफ पावरफुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ गुस्से से भरे हुए सिपाही, किसान और राजा। ये सिर्फ एक रिवोल्ट नहीं था, ये था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स इसको सिपाही मिटीनी कहते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए यह आज़ादी की पहली लड़ाई थी। लेकिन असल में ये एक आग थी जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रही थी। बिफोर 1857 स्टोरी यहाँ से शुरू नहीं होती, इसके बीज तो पहले ही बोए जा चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडियंस पर कब्जा कर रही थी, राजाओं से उनके किंगडम छीने जा रहे थे। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉन्च की, जिसकी वजह से स्टेट्स को ग्रैब किया जा रहा था। इसका मतलब अगर किसी भी राजा का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल किया जाएगा। किसानों पर हैवी टैक्सेस थे, लोकल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी और सबसे बड़ा, लोगों की इज्जत और धर्म को इग्नोर किया जा रहा था। लोग अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहे थे। बस एक चिंगारी की देर थी, मंगल पांडे इंसिडेंट। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल, मंगल पांडे की यहाँ पोस्टिंग थी। उन्हें पता चलता है कि जो राइफल्स उनको दी गई हैं उसमें जो कार्टेजेस हैं वो पिग और काऊ की चर्बी से हैं, जो कि उन्हें दांतों से खोलना है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था, मतलब दोनों धर्मों का अपमान किया जा रहा था। मंगल पांडे ने मना कर दिया और गुस्से में आकर ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया। ये एक चिंगारी थी और जब उन्हें फांसी दी गई वो चिंगारी आग बन गई। कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, ब्रिटिश पॉलिसीज़, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टेट्स को अनेक्स किया जाता था, ग्रैब किया जाता था। सतारा, झांसी, कानपुर, नागपुर, ये सब ब्रिटिश के अंडर आ चुके थे क्योंकि इनका कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं था। बहादुर शाह जफर कठपुतली बनकर रह गए थे, बस एक नाम के रूलर रह गए थे। बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, पॉलिटिकल जितने पावर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे। इकोनॉमिक कॉजेज, हैवी टैक्सेस, लैंड रिवेन्यू, पीजेंट्स पुअर हो रहे थे, हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो रहा था, आर्टिशियंस जॉब्स लूज कर रहे थे क्योंकि उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी, उनका सेटअप हो रहा था, जो मास प्रोडक्शन होता था, मास प्रोडक्शंस करती थी। जितने भी गुड प्रोडक्ट्स होते थे वो इंडिया इंपोर्ट होते थे, जिसकी वजह से जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया के खुद के प्रोडक्ट्स थे, उनकी डिमांड कम हो गई थी। मिलिट्री कॉजेज़, इंडियन और ब्रिटिश दोनों सोल्जर्स में डिस्क्रिमिनेशन होता था। इंडियन सोल्जर्स की सैलरी लो होती थी, उनका प्रमोशन नहीं होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडियन जो है लॉयल नहीं होते हैं। रिलीजियस कॉजेज़, लोगों में ये डर था कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा। कार्टेजेस इशू ऑलरेडी एक इमीडिएट कॉज बन चुका था, ये सब मिलकर बॉम्ब बनता है और मंगल पांडे ने इसको इग्नाइट कर दिया। अगर इसके फेलर की बात करें, लोगों में यूनिटी नहीं थी, डिफरेंट लीडर्स थे और सेपरेट डिमांड मांग रहे थे, मतलब हर एक जगह अपनी अपनी डिमांड थी। कोई सेंट्रल लेवल पे लीडर नहीं था, कोई नेशनल लेवल पे लीडर नहीं था जो इस रिवोल्ट को गाइड करता। कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। रिवोल्ट अचानक से स्टार्ट होता है बिना किसी कोऑर्डिनेशन से। सबसे बड़ी चीज़, ये एक लिमिटेड एरिया में रह गया, मतलब सिर्फ नॉर्थ पार्ट में, बाकी ये एक्सपैंड ही नहीं हुआ। इंडियंस के पास जो वेपन्स थे वो ओल्ड थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। लोगों का सपोर्ट नहीं था, सारे ग्रुप का सपोर्ट नहीं था, कोई भी रूलर, जमींदार और एजुकेटेड क्लास लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, ये ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे। इसका रिजल्ट होता है कि जो कंपनी रूल होती है वो एंड हो जाती है, ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसके थ्रू अब जितने भी रूल होगा, जितना भी चीज़ होगा वो ब्रिटिश से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाएगा। वहाँ की जो रानी होगी, जो क्राउन होगा, वो रूल करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट हो गई। थैंक यू।